हाँ जी, कल हम ध्रुवण पढ़े वो ध्रुवी और अध्रुवी अणु पढ़े थे। और यदि हम उनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने का मतलब हर अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, एक क्रम में लग जाता है। जैसे मैं दोनों चीज को बताता हूं, यदि आपके पास अध्रुवी अणु है ना, तो वो इकट्ठा प्लस माइनस कैसे रहते हैं, इकट्ठा। ये भी क्या रहेगा, प्लस माइनस इकट्ठा। मान लें बहुत सारे अणु हैं, ये किस अणु को बता रहा भाई, ध्रुवी की अध्रुवी, अध्रुवी। जिसमें सिरे नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवी। ये कौन सा अणु क्या कहला गया, अध्रुवी कहला गया। इसका धन केंद्र और ऋण केंद्र इकट्ठा होता है, ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं, अध्रुवी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ जिसका प्लस माइनस अलग होता है, वो क्या कहलाता है, ध्रुवी कहलाता है, दो सिरे वाला। इसमें कैसे भी हो, ये कोई अणु बना है, कहीं प्लस इधर है कहीं माइनस इधर है, या फिर ये तिरछा है तो प्लस हो गया माइनस हो गया, ये इधर जा रहा है तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ये इधर जा रहा है तो माइनस और प्लस हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुवी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताया था कि यदि धन केंद्र ऋण केंद्र संपाती हो, इकट्ठा हो, अलग अलग ना हो, तो ऐसा अणु क्या कहलाता है, अध्रुवी। और यदि धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग हों, संपाती ना हो, तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवी। फिर ये बताया था कि एक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य होता है, क्योंकि अलग है ही नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कोई धन ऋण क्या हो, अलग अलग। इसमें एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कुछ ना कुछ इसका मान होगा। एक अणु में केवल इसकी भर बात कर रहा हूँ, एक ठो भर देखना है, सबका नहीं देखना है। यदि एक अणु का देखोगे तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि प्लस माइनस अलग है। इसका एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब मैं सारे अणु का मिलाऊं तो सारे अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इसमें भी नहीं होता है, सारे अणुओं को मिलाकर इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं कि एक प्लस दूसरे माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब एक काम करते हैं, इसके इलाके में हम विद्युत क्षेत्र ला दें। क्या ला दें, विद्युत क्षेत्र। तो देखो, इसको यदि मैं विद्युत क्षेत्र इसके भीतर लगाया ऐसे, तो ये जितने अणु हैं ये इस क्रम में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, प्लस माइनस। ये अपने आप फैल गया, समझ में आ गया। पहले कैसा दिख रहा है, गोल गोल, अब कैसा दिख रहा है, डंबल जैसे चपटा हो गया ना। ठीक है, तो हर अणु ऐसे हो जाता है, प्लस माइनस। ये क्या हो गया, प्लस माइनस, कितने बना दिया मैं, तीन बना दिया। कितने हैं, छः। अगला वाला भी क्या बनाएगा, प्लस माइनस। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस। माने एक क्रम में ये क्या हो गए, जमा हो गए। तो हम बोलेंगे कि जब हम विद्युत क्षेत्र रखते हैं तो इसके अंदर ये क्या हो गया, ध्रुवण। ये जो जम जाता है, क्रम से आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण। ठीक है, अब ये वाला भी देखो, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। यदि इसमें भी मैं क्या लगा दूं, विद्युत क्षेत्र लगा दूं, तो सारे अणु क्या हो जाएंगे, एक क्रम में ऐसे ऐसे जम जाएंगे। जो टेढ़े मेढ़े जमे हैं ना, वो किस में हो जाएंगे, क्रम में, इस तरह से जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण। मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में 20 बच्चे इधर देख रहे हैं और बाकी अपने काम में व्यस्त हैं। माने यहाँ पर ध्रुवण मेरे सुनने के लिए कितने हैं, 20। तो जो 20% है वो उसका क्या कहलाया, ध्रुवण। अणु जो मेरी तरफ जम गए उसके क्या हो गया, ध्रुवण। ठीक है, कि कितने अणु विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो है वो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं बोला भैया सब लोग इधर ध्यान दो, तो 80 लोग यहाँ पर देखने लगे, 20 लोग का फिर भी मन नहीं है ना। तो उसके ध्रुवण की क्षमता कितनी हो गई, 80। कितने अणु जम गए। ठीक, फिर मुझे लगा, यार आप तुम नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा इधर इधर देखो। उसमें 10 लोग और आ गए, अब वो 90 लोग देखने लगे, ध्रुवण की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। माने जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे ध्रुवण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ध्रुवण का आइडिया समझ में आया कि ध्रुवण क्या है। ध्रुवण का सीधा मतलब है अणुओं का एक क्रम में क्या हो जाना, जम जाना। पर कितने जमते हैं उसके लिए हम ध्रुवण कहेंगे। तो अब यहाँ पर ध्रुवण की परिभाषा देखते हैं। ये 2 नंबर में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। परिभाषा याद नहीं करना है, इस सूत्र को याद करना है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पर पहले मतलब समझ लो। इस पी का कैपिटल पी है, स्मॉल पी है,
इस P का मतलब होता है पोलराइजेशन, माने क्या हो गया, ध्रुवण। ठीक है, और ये P निट का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से। और नेट का मतलब अंग्रेजी में नेट बोलते हैं और उसको हिंदी में कुल बोल सकते हो, कुल द्विध्रुव आघूर्ण या नेट द्विध्रुव आघूर्ण। भी का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं ये किसके लिए है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो सबसे पहले क्या जोड़ोगे, किसी परावैद्युत पदार्थ में, फिर यहाँ सूत्र देखना, इस डंडे को हमेशा क्या बोला जाता है, एकांक। किसी परावैद्युत पदार्थ में, फिर इसका नाम लो एकांक, फिर इसका नाम लो आयतन में, उत्पन्न, फिर इसका नाम लो नेट, फिर पी का मतलब क्या बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा जाता है, ध्रुवण। सबका नाम पता हो गया तो बड़ा आसान हो जाएगा। इस बटे को क्या बोलोगे, भी को क्या बोलोगे, ये नेट तो लिखा ही है, इसको क्या बोलोगे, द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको क्या बोलोगे, ध्रुवण। इसको क्या बोलोगे, ध्रुवण। तो चलो पहले यहीं से बोलो, पहले कौन सा पदार्थ है, पदार्थ कौन सा है, परावैद्युत। तो परावैद्युत पदार्थ क्या बोलोगे, परावैद्युत पदार्थ में, फिर यहां से बोलो इसका नाम एकांक, फिर इसका नाम आयतन में, फिर इसका नाम उत्पन्न, उत्पन्न नेट द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, पर परावैद्युत पदार्थ को कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो अब ऐसा बना लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, कंडीशन समझ में आ गया क्या, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, फिर यहाँ से एकांक आयतन में उत्पन्न नेट द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। क्लियर हो गया परिभाषा। मैं ऊपर की लाइन तो पढ़ा नहीं यार, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सूत्र पढ़ रहा हूँ, आपको सूत्र ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पहले कंडीशन बोलो, क्या, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर। ठीक है, फिर यहाँ से हाँ, अभी मैं वहाँ आयतन पहुँचा नहीं, मतलब आप मेरा हाथ नहीं देख रहे हो, ये क्या हो गया, में उत्पन्न, फिर नेट द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, इसी को ध्रुवण भी बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुवता। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है सीधे, तो आपको परिभाषा के साथ सूत्र भी लिखना होता है, उसमें ना लिख के आएगा कि सूत्र लिखो, सीधे पूछ देगा ध्रुवण क्या कहलाता है, तो आपको सूत्र भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो, 2 तरह का परावैद्युत पदार्थ हो सकता है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र लगे तो अणु क्या हो, क्रम से व्यवस्थित होते जाएं। पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे, ऐसे समझ लो कि मैं 30 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र लगाता हूं तो 30 अणु क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। मान लो किसी के अंदर 100 अणु हैं, कितने अणु हैं, 100। जब मैं 30 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र लगाया तो कितने अणु व्यवस्थित हुए, 30, माने ध्रुवण क्षमता कितनी है इसकी, 30 है। अब मैं सोचता हूं कि विद्युत क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दूं, है ना। उस क्लास में 100 बच्चे थे, एक टीचर को मैं भेज दिया, अपना कोशिश कर रहा हो, 30 को अरेंज कर पाया, नहीं कर रहा है। अब हम थोड़ा दूसरा टीचर, थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला भेजते हैं। तो अब मैं इसको बढ़ा दिया, माने ये मैं 50 न्यूटन प्रति कूलाम कर दिया, तो कितने अणु व्यवस्थित हो गए, 50 अणु। ऐसे बढ़ाते जाता हूं, मान लो 80 करता हूं तो ये क्या हो गए, 80 अणु हो गए। मतलब ये है कि जो ध्रुवण है, ये ध्रुवण, ये क्या कहलाया, ध्रुवण, इसको क्या बोल रहा हूं, ध्रुवण, और ये क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र। तो कह सकते हो कि जो ध्रुवण है वो विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती माने जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जिसमें इस क्रम से बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसमें ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है उसे क्या कहेंगे, समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। अब कुछ अणु ऐसे भी हो सकते हैं कि आप 30 बढ़ाए तो ये 50 अणु व्यवस्थित हो गए, जब आप 50 किए तो ये 60 हो गए, जब आप 80 किए तो ये 65 हो गए। क्या क्रम से बढ़ रहे हैं, एक निश्चित क्रम से नहीं बढ़ रहे हैं ना।
माने ये वाला जो परावैद्युत पदार्थ है समदैशिक नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हर पदार्थ समदैशिक हो, है ना। जो इसके अनुक्रमानुपाती होगा कि तुम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाओगे, हम अणु को क्या करेंगे, जमाते जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, परावैद्युत। और जो यदि तुम बढ़ाओगे तो पहले तो मैं खूब बढ़ा दूंगा, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा भैया, मेरा फिक्स नहीं है, तो कहीं 60 हो गया, कहीं 65 हो गया, कहीं 50 हो जाए, फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, क्रम ना हो, तो क्या कहलाता है, वो अनुक्रमानुपाती नहीं कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे यार, समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया। पहले नाम लो वो परावैद्युत पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर ध्रुवण का मान क्या होता है, बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। याद हुआ क्या, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। तो देखो, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसे समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए फिर से मैं बात करूं, ध्रुवण यदि आपको समझ में आ गया होगा तो पहली लाइन वही है, परावैद्युत पदार्थ को कहाँ रखोगे, विद्युत क्षेत्र में। तो क्या होगा, उसके एकांक आयतन में उत्पन्न नेट द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। सूत्र बताओ, P बराबर P नेट अपॉन में क्या होता है, V। शुरू में जो P लिखा है उसका मतलब क्या है, ध्रुवण, और P नेट का मतलब क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण, और V का मतलब क्या है, आयतन। ठीक है, फिर से यही लाइन करता हूं, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यदि ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्रुवण क्या हो, विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती हो, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ को क्या कहेंगे, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र बना है, देखो, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इसको हम सूत्र में लिखेंगे, P का मतलब यहाँ क्या समझना है, ध्रुवण, E का मतलब क्या समझना है, विद्युत क्षेत्र, इसी का शब्द बना है, P माने बोलो ध्रुवण, ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के, और ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। तीनों का नाम समझ में आ गया। इसको क्या बोलोगे, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है। किसके लिए होता है, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर बोलोगे रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक हमको नियतांक लेना पड़ता है। वैसे जनरली हम के लेते हैं जब कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब निर्धारित होता है तो वही लेते हैं जो निर्धारित है। तो यहाँ पर ये है साई, ये जो x जैसे ऐसा बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, साई। इसको अंग्रेजी का अक्षर न समझना है, लेटिन भाषा का अक्षर समझना है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, और ये ई भी लिख देते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ की विद्युत सुग्राहिता, माने कितना वो विद्युत को एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी क्या कहला गई, सुग्राहिता। तो साई का मतलब समझ में आ गया, क्या है, परावैद्युत पदार्थ की विद्युत सुग्राहिता। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा इसके आगे हम बढ़ लेते हैं और इसको देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। अब ध्रुवण किस चीज पर निर्भर करता है ना, तो दो चीजों पर निर्भर करता है। मैं कहूं कि आप अपने आप को ऐसा खड़ा रखना चाहते हैं, बैलेंस, अब बैलेंस करना चाहते हो आप अपने आप को, है ना। तो बैलेंस करने के लिए दो चीजें हैं, पृथ्वी आपको नीचे गिराना चाहती है और आप उसमें अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। यदि आदमी मर जाए या कुछ बीमार हो जाए तो क्या खड़ा रह पाएगा, है वो गिर जाएगा, पृथ्वी उसको क्या कर लेगी, गिरा लेगी। ठीक है, तो आपको बिगाड़ रही है पृथ्वी चलने फिरने और उसमें दौड़ने में, बैलेंस में, और आप उसको क्या करते हो, सही करने की कोशिश करते हो। तो इसी तरह कोई भी परावैद्युत पदार्थ होता है, उसके अंदर अणु होते हैं, इस तरह के क्या हैं, उसमें अणु होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में लगाया तो विद्युत क्षेत्र इस अणु को जमाने की कोशिश करता है, भैया प्लस वाले इधर चलो, निगेटिव वाले कहाँ चलो, पीछे, ऐसे जमाने की कोशिश करता है। लेकिन जो इसमें तापी ऊर्जा होती है वो उसको तापने की कोशिश करती है, माने बिगाड़ने की कोशिश करती है। ठीक है,
तो ध्रुवण कितना होगा ये डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र कितना लगा रहे हैं, उसके अंदर तापी ऊर्जा कितनी है। तापी ऊर्जा अणु को क्या करती है, बिगाड़ती है, और विद्युत ऊर्जा जो अणु को है उसको क्या करती है, व्यवस्थित। जैसे मैं इसको गर्म कर दूं फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र लगा दूं फिर ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो ध्रुवण की सीमा है दो विरोधी कारकों पर निर्भर करती है। एक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसको व्यवस्थित करने का काम करती है, और दूसरा जो तापी ऊर्जा है उसको किसका काम करती है, बिगाड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, आपके शरीर में जो खाना पीना खाते हो वो सबकी स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा कुछ भी मान लो, आपके अंदर ऊर्जा है। आप अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हो, और पृथ्वी उसको क्या करने की कोशिश करती है, बिगाड़ने की कोशिश करती है। बस यही हाल है इसमें भी कि ये किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, दो चीज़ों पर। एक क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या है, तापी ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ध्रुवण लाने की कोशिश करती है और तापी ऊर्जा ध्रुवण को बिगाड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, यदि स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो ध्रुवण ज़्यादा होगा, और तापी ऊर्जा ज़्यादा है तो ध्रुवण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक।